चलो भाई साहब शुरू करें। चलिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, युग जी आप शुरू करिए। Light seems to travel along a straight line path is transparent medium. ऐसा देखने पे मालूम पड़ता है कि रोशनी जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में सीधी ट्रैवल करती है, ऐसा हमें लगता है। आगे। What happens when light enters from one transparent medium to another? पर तब क्या होगा जब रोशनी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में घुसे, यानी कि हवा में से पानी में एंटर हो, या फिर पानी में से बर्फ़ में एंटर हो, या फिर हवा में से कांच में एंटर को हो, तो इन तीनों ही केसेस में रोशनी अपना रास्ता बदलेगी। इसका जवाब है हाँ। आगे। Does it still move along a straight line path or change its direction? क्या ये सीधे रास्ते ही जाएगी या दिशा बदलेगी? सीधे रास्ते जाएगी। नहीं, दिशा बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी। चलिए क्या बताओ, ऑब्जेक्ट कोई दूसरा आ गया तो हाँ, तो वही पूछ रहे हैं। आगे। we shall recall some of our day-to-day experience. हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अनुभवों को याद करते हैं। आगे। You might have observed that the बॉटम बॉटम bottom of a tank or pond containing water अपीयर्स टू बी appears to be राइट। कभी आपने कुआं देखा हो या टंकी देखी हो छत पे लगी हुई, तो आपको ऐसा लगता है कि नीचे का, या तो फिर बकेट देखी हो पानी की भरी हुई, तो ऐसा लगता है कि उसका बॉटम ना थोड़ा सा ऊपर है ज़मीन से, ऐसा लगता है। आगे। Similarly, when a thin glass slab is placed over some dense matter, the light appear rays when used through the glass slab. उसी तरीके से कांच का कोई टुकड़ा हो, उसको किसी अक्षर के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर रखो, तो ऐसा लगता है कि वो लेटर थोड़े से ऊपर आ गए हैं, लगता है। हाँ। आगे। Why does it happen? ऐसा क्यों होता है? आगे। Have you seen a pencil partly? You must पढ़ो पढ़ो आराम Have से। you seen a pencil partly immersed in water in a glass tube टम्बलर। tumbler? क्या तुमने कभी पेंसिल को टम्बलर के अंदर जो आधा पानी से भरा हुआ हो ऐसे रखे हुए कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया है 8th या 9th स्टैंडर्ड में? ऐसा लगता है कि पेंसिल टूटी हुई है, याद है? आदि राइट 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 राइट। आगे। It appears to be displaced at the impacts of air and water. ये वहाँ पे टूटी हुई या मुड़ी हुई दिखती है जहाँ पे पानी और हवा मिल रहे हैं। You might have been observe that a lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the side. इसके अलावा अगर आप कांच के ग्लास में पानी भर के उसके अंदर नींबू डालते हो, तो नींबू का जो ओरिजिनल साइज है उससे वो पानी में डाला हुआ नींबू थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लगता है। How can you account for such expression? तो इन सारे ही अनुभव जो है उसको कैसे अकाउंट करोगे, इसको कैसे समझाओगे? तो इसका सीधा सीधा आंसर है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का सीधा मतलब होता है रोशनी का दिशा बदलना, डायरेक्शन बदलना। रिफ्लेक्शन इज़ डिफरेंट, रिफ्रैक्शन इज़ डिफरेंट। आगे। अभी नेक्स्ट। Let us consider the case of ये तो आ गया ना कि वही है। हाँ, लेट अस कंसिडर अपरेंट। Let us consider the case of the apparent displacement of a pencil partially immersed in water. अभी सारे एग्जाम्पल तो हमने देख लिए, पर उस एग्जाम्पल को याद करो जिसमें आधे कांच के अंदर पेंसिल हमने आधी डाली हुई है, जो हवा और कांच जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे टूटी हुई दिख रही है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़वा नहीं रहा हूँ, पर यहाँ पे हो क्या रहा है जब आप पेंसिल को देखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको फिगर में दिखाऊं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्लास बना दिया,
राइट, एक ग्लास में आधा पानी हो गया, ओके। और यहाँ पे हो गई पेंसिल। तो यहाँ तक तो पेंसिल सीधी दिखती है, फिर यहाँ से थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी लगती है, ऐसे लगता है कि पेंसिल टूटी हुई है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही है? यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ही क्यों पेंसिल टूटी हुई दिख रही है, अंदर या बाहर क्यों नहीं? वेरी नहीं, यहाँ पे मीडियम चेंज है। अगर आप देखो तो यहाँ पे हवा है और यहाँ पे है पानी, तो यहाँ पे मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? मीडियम। अभी आप मुझे ये बताओ कि आप डेंसिटी के बारे में कुछ जानते हो? अच्छा, आपके मुताबिक डेंसिटी क्या है? हाँ, किसी भी चीज़ का क्यूबिक वॉल्यूम का वजन, उसको हम डेंसिटी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहेंगे घनत्व। कोई भी चीज़ कितनी घन है, डेंस है। तो तुम मुझे बताओ कि हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है या पानी की? तो अगर आप यहाँ पे पेंसिल को ध्यान से देखें तो आपको ऐसे लगेगा, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूँ यहाँ पे, तो ऐसे लग रहा है कि इस लाइन के तरफ पेंसिल मुड़ी है, ऐसा लग रहा है। ये देखो, होनी चाहिए थी ऐसे सीधी, पर ऐसे लग रहा है कि इस लाइन के तरफ मुड़ी है, और ये लाइन जो है वो उस पॉइंट पे बनाया गया नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब भी लो डेंसिटी में से हाई डेंसिटी में रोशनी जाती है, जब भी लो डेंसिटी में से, यहाँ पे कैसी डेंसिटी है? लो डेंसिटी, लो डेंस, और ये है हाई डेंस। तो जब भी चीज़ लो डेंसिटी में से हाई डेंसिटी में जाती है तो वो नॉर्मल के तरफ मुड़ती है, और इससे उल्टा वाइस वर्सा मैं बोलूँ कि लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जाए तो नॉर्मल से दूर जाएगा, राइट। लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जाए तो नॉर्मल के तरफ जाएगा, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जाए तो नॉर्मल से दूर जाएगा। ये बस एक चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, इसका कारण क्या होगा? क्यों वो नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा है? क्यों रोशनी दिशा बदल रही है? टकरा के क्या होता है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। पर रिफ्रैक्शन क्यों होता है? दिशा बदल रही है, पर उसका मेजर कारण क्या लगता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। एक रास्ता है और रास्ते के ऊपर डेंट वाला गड्ढा है। डेंट वाला गड्ढा समझते हो ना? ऐसा वाला, ऐसा वाला नहीं, डेंट है, बम्पर नहीं है, ऐसे गड्ढा है, और उस पे आप बाइक लेके जा रहे हो, ठीक है। आपकी बाइक की रफ्तार 100 से ऊपर है, 110 है, तो आपको वो गड्ढे का इम्पैक्ट ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? वेरी नाइस। अगर वही बाइक आपकी 10 की स्पीड पे है तो अब, अच्छा, इन दोनों ही सिचुएशन में कारण क्या है? वेरी नाइस। तो स्पीड जितनी ज़्यादा होगी डिफ्लेक्शन उतना ही, वेरी नाइस। स्पीड जितनी कम होगी डिफ्लेक्शन उतना ही, वेरी नाइस। तो जब भी लो डेंसिटी में से हाई डेंसिटी में रोशनी जाती है तो रोशनी की स्पीड, वेरी नाइस, और कम होने की वजह से डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, राइट। अगर हाई डेंसिटी में से लो डेंसिटी में जा रही है तो स्पीड बढ़ रही है, इसलिए वो नॉर्मल से, वेरी नाइस। पकड़ में आ रहा है? पक्का? तो ये मैं बोल सकता हूँ कि रोशनी की जो स्पीड है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, करती है ना। इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्योंकि हवा का क्या है, कहीं कहीं पे डेंस होती है, कहीं कहीं पे हल्की हो जाती है। इसी वजह से रोशनी को वो इधर उधर घुमा देती है और हमारी आंखों तक पहुंचती नहीं, इसलिए वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। नहीं, हाई डेंसिटी होगी तो वो तारे ओरिजिनल प्लेस से दूर दिखाई देंगे। जैसे कि एक सवाल है बहुत ही पॉपुलर कि सनराइज 2 मिनट पहले हो जाता है और सनसेट 2 मिनट के बाद होता है। ऐसा सवाल इसी चैप्टर में शायद आएगा।
तो इसका कारण क्या है? यही रिफ्रैक्शन। वो मैं समझाऊंगा आगे, पर इतनी चीज आपको समझ में आ गई। लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में नॉर्मल के तरफ, और हाई डेंसिटी में से लो डेंसिटी में नॉर्मल से। वेरी नाइस, बस ये मेन कॉन्सेप्ट था जो आपको पकड़ना था। आगे आगे The light reaching you from the portion of the pencil inside water seems to come from 8 different directions. एक काम करो, रुक जाओ रुक जाओ, ये जो मैंने समझाया ना वही है, तो इसको मैं उतना खींच नहीं रहा हूँ। ओके, सीधा एक्टिविटी 9.7 पे आ जाते हैं। 9.7 एक्टिविटी में इस फिगर को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। ऑब्जर्व किया? ओके। अच्छा, यहाँ पे सिक्का ओरिजिनली कहाँ पे है? बॉटम ऑफ अ जार है, राइट? पर दिख कहाँ रहा है? अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, रोशनी जब हाई डेंसिटी में से लो डेंसिटी में से, मतलब पानी में से हवा में जा रही है, तो वो नॉर्मल से दूर जा रही है, और नॉर्मल से दूर जाने की वजह से वो सिक्का कैसा दिख रहा है? ऊपर, राइट? पर अगर आपकी आंख सिक्के की जगह पे हो, आपकी आंख सिक्के की जगह पे हो, तो आपको बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है वो नजदीक दिखेगा या दूर दिखेगा? वेरी नाइस, राइट? तो मछलियां इसीलिए आसानी से शिकार हो जाती है पंछियों के द्वारा, क्योंकि मछली के पर्सपेक्टिव से सोचो, मछली जब देख रही है तब वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में, तो उसको क्या लग रहा है? पंछी दूर है, पर तब तक तो देर हो गई होती है और वो आसानी से शिकार हो जाती है, राइट? तो पानी के अंदर आप हो, एक कोशिश भी करना, अगर आप स्विमिंग के लिए जाते हो तो स्विमिंग पूल के अंदर देख के बाहर देखने की कोशिश करना, जो बाहर सरफेस में अपने दोस्त को खड़े रखना। वो ऐसे लगेगा कि वो दूर है, पर वो होता नज़दीक है। क्लियर है? और उसी तरीके से बाहर से अंदर देखोगे तो लगेगा कोई चीज़ नज़दीक, पर वो होगी दूर। इसलिए कभी कभी बचाने के लिए तकलीफ हो जाती है। मतलब कोई डूब रहा हो ना, तो हमें ऊपर से ऐसे लगता है कि वो नज़दीक है, पर वो होता दूर है। तो ये चीज़ आप याद रखना। एग्जैक्ट ऊपर से देखेंगे तो रियल डिस्टेंस दिखेगा, राइट? पर फिर भी क्योंकि डेंसिटी का फर्क है तो थोड़ा तो झोल आएगा ही। क्लियर है? ओके। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको समझा ही दिया है। एक्टिविटी 9.8 सेम एक्टिविटी है, इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अभी हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किसकी बात करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी माध्यम में से, किसी भी मीडियम में से किसी दूसरे मीडियम में जब रोशनी जाएगी तब कितना मुड़ेगी, ये अंक को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हुआ तो उसका मतलब ये हुआ कि रोशनी ज़्यादा ही मुड़ रही है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो समझो कि रोशनी बहुत ही कम मुड़ रही है। इतनी चीज़ क्लियर है? ओके, चलो ये एक्टिविटी 9.9 को समझो। ये दोनों फिगर देखो, जो कांच का स्लैब है। क्या है? कांच का करण, करण कपाई जाता। अभी ये दोनों ही रिफ्रैक्टिव स्लैब को देखो। ये रिफ्रैक्टिव स्लैब जो है, स्लैब आपको पता है वो कांच का क्यूबॉइड। क्या है? कांच का क्यूबॉइड। तो यहाँ पे मान लो यहाँ ए से बी तक एक रोशनी आ रही है। क्या आ रही है? लाइट आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे बाहर हवा है, ये अंदर कांच है, ये बाहर वापस से हवा है। तो इस फिगर को मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कांच का स्लैब बना रहा हूँ। क्या बना दिया? कांच का स्लैब। स्लैब मतलब समझ में आता है कि मैं ड्रॉ करके दिखाऊं? ऐसा वाला कांच का टुकड़ा। ऐसा कांच का स्लैब टुकड़ा।
अभी ये इसको आप देख रहे हो टॉप से, ऊपर से देख रहे हो। कहाँ से देख रहे हो? ऊपर से। अभी यहाँ पे मैं एक लेज़र लाइट लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? लेज़र लाइट, ऐसे, ठीक है। और अभी रोशनी जो है वो बाहर से अंदर आ रही है। ये वाला जो मीडियम है वो है हवा, ये वाला जो है वो है ग्लास, और फिर से ये वाला है हवा। अभी तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे नॉर्मल कहाँ बन रहा है? जहाँ पे पॉइंट टच हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बना दूँ। अब बोलोगे सर नॉर्मल नॉर्मल आप बोल रहे हो, पर नॉर्मल होता क्या है? तो नॉर्मल एक परपेंडिकुलर होता है और कुछ नहीं। जहाँ पे लाइट टकरा रही है उस पे परपेंडिकुलर बना दो तो उस चीज़ को कहते हैं नॉर्मल। तो अभी तुम मुझे बताओ कि हवा हल्की है या ग्लास हल्का है? हवा हल्की है। तो ग्लास डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये लाइट की जो रे है वो नॉर्मल के तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? वेरी नाइस। तो क्या मैं ऐसे बताऊं कि ये जो लाइन है वो थोड़ी सी नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई। एक्चुअली जाना चाहिए था यहाँ पे, पर जा रही है थोड़ी यहाँ पे डेंसिटी की वजह से। अभी यहाँ पे पहुँच गई तो यहाँ पे एक और नॉर्मल मैं बना देता हूँ, राइट। अभी ग्लास डेंसिटी ज़्यादा है, हवा की डेंसिटी कम है। तो अभी ये जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर जाएगी। क्या जाएगी? नॉर्मल से दूर। तो ये जो हो रहा है उसी चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। इसका फ़ायदा क्या है? अच्छा, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि लाइट प्रोपोगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, रोशनी हमेशा सीधी रेखा में जाती है। पर अगर आप रोशनी को मोड़ पाओ तो आप उसके ऑप्टिकली बहुत सारे फ़ायदे कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एंडोस्कोपिक का मतलब आपको पता है? एंडोस्कोपिक, कभी कभी आपको इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या करता है, मुंह के अंदर कैमरा डालता है, ठीक है, और उसके सहारे देखता है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो वो सिर्फ ऑप्टिकल वायर्स के ज़रिए ही पॉसिबल है। फिर चलो वो तो मेडिकल चीज़ हो गई। कभी आपने वो विंटर के टाइम खिलौने आते हैं मार्केट में जहाँ पे झाड़ू जैसा लगा हुआ होता है, ऊपर तारे के जैसा टिमटिमाता है, देखा है आपने? ऐसे फवारे के जैसा होता है, छोटा इतना सा 150 रुपये का होता है। तो वो भी ऑप्टिकल फाइबर्स है। तो रोशनी को मोड़ मोड़ के कहीं पे पहुंचाना हो तो ये रिफ्रैक्शन काफ़ी काम आता है, राइट। और कहाँ पे कुछ हो रहा है क्या वहाँ पे? कि ऊपर से कुछ गिर रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्या है आपको समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा? जब लाइट जो है परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही हो तब रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कब होगा? जब सबसे ज़्यादा एंगल पे वो लाइट इंसिडेंट होगी तब। इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है। ऑब्जर्वेशन रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्शन ग्लास तो ओके। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को देखिए जिसमें ये इंसिडेंट रे है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखें तो इंसिडेंट एंगल है। क्या है? इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे ध्यान से देखें तो रिफ्रैक्टेड एंगल है। क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल। ये जो लाइन है वो सीधी जानी चाहिए थी, ये जो डॉटेड है ना वो उसका अनडेविएटेड पाथ है। मतलब वो रास्ता जो ग्लास का स्लैब नहीं होता तो होता, राइट। और यहाँ पे आपको जो लाइन दिख रही है ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ा और फिर से बाद में सीधा निकल गया, तो ये डेविएटेड पाथ है। डेविएटेड मतलब दिशा बदलने के बाद वाला पाथ। तो आप यहाँ पे देखो कि ओरिजिनल लाइट जो है और डेविएटेड लाइट जो है वो एक दूसरे से थोड़ा गैप में है, थोड़ी अपनी दिशा बदल गई है। इस चीज़ को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट। इस चीज़ का इस्तेमाल सबमरीन्स भी करती है और मैं और आप भी करते हैं।
चश्मे के अंदर हमारे लेटरल शिफ्ट होता है। कभी आपने देखा होगा, चश्मे वालों के नहीं, जो चश्मे वाले के दोस्त हैं ना, उन्होंने देखा होगा कि आपका दोस्त अगर आगे बैठा हुआ है और वो बोर्ड के ऊपर देखता है ना, तो उसके चश्मे में से बोर्ड छोटा दिखता है। ये ऑब्जर्वेशन शायद किया हो, हमने तो किया है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो हो रहा है वो इसी की वजह से हो रही है, लेटरल शिफ्ट की वजह से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर जा रही है? अच्छा, इस फिगर में कहीं पे कोई आपत्ति हो तो बताओ। हाँ, वो पैरेलल हो जाती है। हाँ, ये दोनों ही रेज एक दूसरे से पैरेलल ही होगी। एक वीडियो भी दिखाऊंगा ये समझाने के बाद में। तो सर इसका डाउट है, अगर ये ऐसे करके ऐसे था, हाँ कितना एंगल कम पड़ेगा? हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, ये लेटरल शिफ्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, ये इस बात पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो स्लैब लिया है उसकी डेंसिटी कितनी है। मान लो आप जो कांच का स्लैब ले रहे हो उसकी डेंसिटी कम है, मतलब प्लास्टिक का कांच है, तो ये लेटरल शिफ्ट जो है वो बहुत ही कम होगा। पर अगर वो हैवी ड्यूटी आप कांच इस्तेमाल कर रहे हो, प्योर कांच इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये लेटरल शिफ्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। राइट, गैप बढ़ेगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, गैप कम हो जाएगा। लेटरल शिफ्ट तो होगा ही होगा, पर डिपेंड्स ऑन अ डेंसिटी, जितना डेंस है उतना। तो सर मतलब हमेशा ये इसी साइड, इसके लेफ्ट साइड से रहेगा, कभी कभी राइट साइड? नहीं, हमेशा राइट साइड ही मुड़ेगा वो, क्योंकि देखो आपकी रोशनी कहाँ से आ रही है वो भी डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर ऐसे रोशनी डाल रहे हो तो वो ऐसे ही शिफ्ट होगा क्योंकि नॉर्मल की तरफ आ रहा है, और अगर उस तरफ से रोशनी डालते तो वो इस तरफ जाता, नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा। क्लियर है इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देखो, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, यहाँ पे इंसिडेंट, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड या इमर्जेंट एंगल। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे। इमर्जेंट मतलब जो एग्जिट हो रही है वो, रिफ्रैक्ट मतलब जो मुड़ रही है वो, इंसिडेंट मतलब जो आ रही है वो। ठीक है, ओके। उसी चीज़ को जब आप वर्ड में समझा दोगे तो ये पूरा एक सवाल आ जाता है 4 मार्क्स का। पर मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है कि डेंसर मीडियम में वो रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्रैक्टेड ऑफ लाइट शो दैट द लाइट्स नॉट एंटर। ओके, अभी यहाँ से हमारे मेन क्वेश्चन की शुरुआत होती है जो कि है स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इसको ध्यान से समझिए, इस फिगर को। मान लो कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इंसिडेंट एंगल आई है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो रिफ्रैक्टेड एंगल आर है। तो स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर आप कोई भी 2 मीडियम लेते हो, हवा कांच, कांच पानी, पानी तेल, कुछ भी, पर 2 मीडियम अगर लेते हो तो दोनों, आप सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, तुम लोगों ने तो पढ़ लिया, तुम्हारे में चला ट्रिग्नोमेट्री? ओके। ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें से एक फंक्शन है साइन फंक्शन। ठीक है, तो स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने ये कहा कि किसी भी एंगल का इंसिडेंट रे और किसी भी लाइट का रिफ्रैक्टेड एंगल, इन दोनों का साइन फंक्शन का अगर रेशियो लिया जाए, क्या साइन फंक्शन का रेशियो लिया जाए, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर लिया जाए, सॉरी साइन आर लिया जाए, तो वो हमेशा ही कांस्टेंट ही होता है। क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल्स साइन फंक्शन टू द रिफ्रैक्टेड एंगल्स साइन फंक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसी नियम को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। क्या कहा जाता है? स्नेल्स लॉ। मतलब ओके, मैं समझाता हूँ, रुको, ये शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, मैं इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ।
कैसे समझाऊँ इसको? फॉर एग्ज़ाम्पल कोशिश करता हूँ, ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं हो पाएगा, बट फिर भी कोशिश करते हैं। मान लो कि कोई लाइट की रे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल क्रिएट कर दिया। ओके, तो आप सबको पता है कि रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो वो जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ने वाली है, राइट। अभी नॉर्मल के साथ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपका इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल यानी कि आई। और यहाँ पे जिस एंगल पे वो रिफ्रैक्ट हो रहा है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है, राइट। अगर मैं आई मान लो कि 30 डिग्री है और ये मान लो कि 15 डिग्री है, राइट। तो अगर इसका साइन फंक्शन ले लूँ, यानी कि साइन आई ले लूँ और यहाँ पे मैं ले लूँ साइन आर, तो ये हमेशा ही कांस्टेंट होगा, ऐसा स्नेल्स ने कहा था, स्नेल्स लॉ। चाहे आप कोई भी हवा या कोई भी कांच ले, स्नेल्स लॉ हमेशा कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को फिर भी मैं कोशिश करूँगा, मुझे पता है ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, बट मैं कोशिश करूँगा कि और कोई एग्जांपल मेरे दिमाग में आए तो इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकल से आपको समझा पाऊँ, पर अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर लाइट का कलर फिक्स है और हवा और कांच फिक्स है, या कांच या पानी फिक्स है, तो दोनों के साइन के एंगल हमेशा ही कांस्टेंट होंगे। नहीं, कांस्टेंट मतलब एक ही नंबर आएगा, जैसे कि पाई कांस्टेंट है 3.14, 3.14, 3.14। पाई के बारे में हम पता है ना क्या कहते हैं, कि सरकमफरेंस को अगर डायामीटर से डिवाइड करो तो हमेशा कांस्टेंट आता है पाई। चाहे सरकमफरेंस कितना भी हो, चाहे डायामीटर कितना भी हो, वो पाई तो हमेशा सेम ही रहेगा। उसी तरीके से किसी भी लाइट के लिए अगर दो मीडियम फिक्स है, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन फंक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। इसका फ़ायदा ये है कि मान लो कि एक हवा आपको दे दी गई है, राइट, और आपको ये जानना है कि रोशनी कितनी मुड़ेगी, तो कांस्टेंट के सहारे आप रिफ्रैक्शन एंगल ढूंढ सकते हो। ये फ़ायदा है उसका कि कितनी रोशनी मुड़ेगी। इस चीज़ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल फ़ायदा जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तब होता है। जैसे कि मान लो कि आप फ्यूचर में दूरबीन बनाने की कंपनी में चले गए। कौन सी कंपनी में? दूरबीन। तो आपको लेंस कैसे सेट करना है वो इसी कैलकुलेशन, स्नेल्स लॉ से ही पता चलेगा। फिर मान लो आप में से कोई माइक्रोस्कोप बनाने की कंपनी में लग गया और आप R&D डिपार्टमेंट में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आपको कोई सेल दिख नहीं रहा है, आप कोशिश कर रहे हो कि इसको कैसे सेट करूं। तो अगर आपको स्नेल्स लॉ आता होगा तो आप उस लेंस को कौन सी पोजीशन में रखेंगे तो आपको वो फिगर परफेक्ट दिखेगी, उस चीज़ से आपको ये पता चलेगा। तो स्नेल्स लॉ इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर ये समझना थोड़ा कठिन है कि इंसिडेंट एंगल का साइन फंक्शन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन फंक्शन दोनों को डिवाइड करो तो हमेशा सेम नंबर ही आएगा। किसके लिए? सेम रंग की रोशनी के लिए। अलग रंग की रोशनी हो तो वापस से वो चेंज हो जाएगा। और सेम मीडियम के लिए, हवा और कांच है तो सेम ही आएगा। इतनी चीज़ें क्लियर है? ओके। हाँ, रेड लाइट किया तो दोनों का स्नेल्स लॉ कांस्टेंट बदल जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि रोशनी के भी विबग्योर याद करो, सबसे ज़्यादा वायलेट डिफ्लेक्ट होता है और सबसे कम रेड। वायलेट की वेवलेंथ छोटी है, रेड की वेवलेंथ बड़ी है। याद करो, वो वेवलेंथ कूद जाती थी, राइट। तो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए हमेशा आता है। अच्छा, तो ये जो कांस्टेंट है ना, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रोशनी कितनी मुड़ेगी वो इसी के सहारे हम बता सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके जाऊं, लाइट ऑब्लिक्विटी ट्रांसफर मीडियम और कांस्टेंट अपीयरिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। ओके, चलो मान लो कि रोशनी की जो स्पीड है वो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं स्पीड ऑफ लाइट कितने हैं? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसको मैं ऐसे लिखूं 3 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। राइट, अगर ये 3 जीरो में काट दूं तो ये हो गया किलोमीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया देखो, 3 इंटू 1 2 3 4 5, यानी कि 3 लाख। 3 लाख ही है ना, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में रोशनी जो है वो 3 लाख किलोमीटर पास हो जाती है। 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में, ये रोशनी की स्पीड है। कहाँ पे? वैक्यूम में, स्पेस में। अगर यही रोशनी अगर हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आती है तो हमारे पास एटमॉस्फेयर है जो हवा से बना हुआ है, जिसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और बाकी सारे भी वायु मिक्स है। अभी जैसे ही वो हवा में एंटर होगी तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। मान लो कि इतनी हो जाती है 297,000, राइट। तो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड कम हो रही है तो रोशनी नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, राइट, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ओके। और यहाँ पे हमारे सूरज दादा है, ओके। सूरज दादा अपनी किरणें फेंक रहे हैं हमारे तरफ, राइट। कौन सी स्पीड से? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भेज रहे हैं। जैसे ही ये हवा में जाएंगे तो हवा डेंसर मीडियम है तो वो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे जो इंसान खड़ा हुआ है उसको सूरज का उगना 2 मिनट पहले ही पता चल जाएगा, जबकि एक्चुअली तो सूरज यहाँ पे पहुँचा भी नहीं है, पर फिर भी 2 मिनट पहले इसको ये चीज़ पता चल जाती है कि सूरज उग गया है। सेम चीज़ सूरज डूबता है तब भी होती है। हेत जी कनेक्टेड हो ना? योर डिवाइस इज डिसकनेक्टेड सक्सेसफुली, ऐसा नहीं है ना? हाँ, फिजिक्स है, थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, बट जहाँ पे भी डाउट हो पूछना। पूछोगे ना तो अवेयर रहोगे, जागते रहोगे। पूछोगे नहीं तो गए, सो गए। है कहीं पे दिक्कत? ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई, ओके। चलो, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगा वो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए 2:1 ऑफ 2। इस चीज़ को अगर मैं आपको समझाऊँ, हाँ हाँ हाँ, नहीं, रिफ्रैक्शन कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन नहीं है। हमारी हवा जो है ना वो बहती है, मतलब कहीं कहीं पे वो डेंस हो जाती है, कहीं कहीं पे वो लाइट हो जाती है। तो इसी वजह से वो उसको जज कर पाना बड़ा मुश्किल है, परफेक्टली जज नहीं कर सकते। इसका मैंने एक ट्रिक बनाया था, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा, रुको। ओह, क्या मुक्ति? मन्नत खबर, मम्मी ने पूछा।
कोशिश करता हूँ। ठीक है, मुझे वो ट्रिक याद आ गई। वो ट्रिक कुछ ऐसे है, ऑफ ओ, आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है। मान लो आपके किसी दोस्त ने आपको खाने के लिए कुछ पूछा, आपका उपवास वगैरह या फराल वगैरह है, आप उसको क्या बोलोगे? ओफो आज मेरा व्रत है। क्या है? ओफो आज मेरा व्रत है। तो यहाँ पे आपको जो देख रहे हो ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल, कि रोशनी कितनी मुड़ेगी उसका सिंबल है, जिसको हम कहते हैं ईटा। हाँ, वो जो संजू मूवी में वो बोलता था ना, ईटा। संजू मूवी देखी है? हाँ, दोस्तों वो नहीं, ईटा छोड़ दे, ईटा छोड़ दे बोलता है। हाँ 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 हाँ, तो ये है ईटा। अच्छा, ईटा को लिखेंगे कैसे पता है? एन और उसकी पूंछ बड़ी कर देंगे। क्या? एन और उसकी पूंछ बड़ी कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 1 2, क्या लिखता हूँ? 1 2, तो इसको लिखेंगे ऑफ मीडियम 1, ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, राइट। ऑफ मीडियन 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन 1, 1 2 लिखेंगे तो ऊपर 2 आएगा। देखो यहाँ पे अगर 2 1 लिखते हैं तो ऊपर 1 आएगा। ऑफ ओ, यहाँ पे इसको बोलेंगे क्या? ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? उल्टा पड़ रहा है। ऑफ आज मेरा व्रत है, ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देखो 2 1 है तो 2 नीचे है, 1 ऊपर है। हाँ, राइट। पहले वाला नीचे आ जाएगा, दूसरे वाला ऊपर। देखो यहाँ पे भी पहले वाला नीचे आ जाएगा, दूसरे वाला ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ध्यान से देखना, एक नया एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ग्लास और एयर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईटा AG। क्या? ईटा AG। तो आप इसका मान लो कि ईटा AG का आपको फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास with respect to speed of light in air। इसको हम बोलेंगे कि हवा के कंपैरिजन में ग्लास के अंदर होने वाला स्पीड का बदलाव। इसी चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स AG का मतलब होता है कि हवा के कंपैरिजन में ग्लास में होने वाला बदलाव। तो ग्लास पहले आ जाएगा, हवा बाद में आ जाएगी। पर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ईटा GA, तो हाँ हाँ, देखो AG में है हवा पहले, ग्लास बाद में। हाँ देखो, हाँ, तो इसको बोलेंगे क्या? चलो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट
इन ग्लास। इसको समझाओगे कैसे? Speed of हाँ, light in glass is विथ रिस्पेक्ट टू, speed of light हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? हवा के अंदर रोशनी की स्पीड ग्लास के कंपैरिजन में। अच्छा, नीचे जो है वो कंपैरिजन करता है, क्या है? नीचे जो है वो कंपैरिजन करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाउंस जा रहा है। नीचे वाला ज्यादा है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट होगा नीचे नीचे वाला डिसाइड करता है रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे नहीं बोला ओफो आज मेरा व्रत है, तो ओफो आज मेरा व्रत है विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे ग्लास की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, पर लिखा जाएगा ए जी, एयर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट, सॉरी ग्लास की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे भी सेम चीज, 1 2 लिखा, सॉरी 2 1 लिखा है, तो 1 ऊपर 2 नीचे, राइट। फिर यहाँ पे देखो 1 2 लिखा है तो 2 ऊपर 1 नीचे। और सर सिंगल डिजिट लिखोगे हाँ, यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज को हवा के साथ कंपेयर करते हो तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आएंगे ना, तो उसमें 2 1 1 2 में फंस जाओगे। तो अभी भी इसको अगर कंफ्यूजन है तो हम क्लियर करते हैं, पक्का। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, चलो ऑयल एंड वाटर। यहाँ पे मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ, ऑयल और वाटर, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है ईटा ओ डब्ल्यू मतलब क्या? वाटर ऊपर नीचे स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इन वाटर डिवाइड अपॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल इन ऑयल ऑयल, ठीक है। अगर मैं ईटा डब्ल्यू लिखूँ तो पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ, पर मुझे देखो, मुझे क्या फिक्र हो रही है कि आप लोग ये भूल जाओगे, तो उस फिक्र को हम नेग्लेक्ट करना चाहते हैं। कैसे करें? नहीं, कुछ ट्रिक बना देते हैं ना ताकि भूले ही ना। पीछे वाला पहले हाँ, ऐसा कुछ बना देते हैं। वो मैंने बनाया था, ऑफ आज मेरा व्रत है, तो ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। ऑफ आज मेरा व्रत है, ये तो व्रत है आज मेरा ऑफ, ये सही है। पर ये मुझे लगता है कि आगे मान लो कि 1 हफ्ता गया ना तो इसमें कंफ्यूजन होगा, तो कोई ट्रिक है? पीछे वाला पहले लिखो पर ये भूल तो नहीं जाओगे? हाँ, कंफ्यूज होने के चांस, वो एनोड और कैथोड की तरह, एनायन कैटायन की तरह ही है ये। इसको कैसे जो बाद में आए वो पहले पाए, जो बाद में आए वो पहले पाए, चलेगा? ट्रिक ऐसी, जो बाद में आए वो पहले पाए, जो बाद में आए वो पहले पाए। ठीक है, चलो ऐसे रखते हैं। हाँ, ऐसे कुछ बना दो, चलेगा। तो चलो, यहाँ पे अगर हम किसी भी चीज़ को हवा के साथ कंपेयर करें तो वो हो जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम कहेंगे ईटा एम। कौन सी चीज़ कहेंगे हम? ईटा एम, ईटा एम। यानी कि किसी भी चीज़ को हवा के साथ कंपेयर करना, तो इस चीज़ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ दिया गया वो लाइट वो नीचे ही रहेगा। राइट इन मीडियम। सर उसमें बोला गया होगा कि हमें एयर एयर ही लेना है या वाटर ही लेना है? इसके प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं, रेयर कंडीशन में आएंगे, बट फिर भी हमारे टाइम पे तो इसके प्रॉब्लम आते ही थे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ को हवा के साथ कंपेयर करना, तब जो साइन आई और साइन आर का कांस्टेंट आ रहा है उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई? ओके। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं जिसको हम एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। हवा का देखो 1.0003, मतलब हवा के अंदर रोशनी 1.0003 यानी कि 0003 यानी कि 0.03% कम हो जाएगी। कितने परसेंट कम हो जाएगी? 0.03% स्पीड कम हो जाएगी और 0.03% डाइवर्जन होगा हवा के अंदर। फिर यहाँ पे देखो बर्फ़ का कितना है? 1.31। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि 31% स्पीड कम हो जाएगी बर्फ़ के अंदर। हाँ, परसेंट में ऐसे ही मैं कंपैरिजन के लिए कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखो अल्कोहल के अंदर 1.36, केरोसिन के अंदर 1.44, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज के अंदर 1.46, टर्पुलिन ऑयल और बेंजिल के अंदर 1.47 एंड 1.50। क्राउन ग्लास यानी कि नकली हीरा, ठीक है, क्राउन ग्लास पता है आपको? क्राउन वो हीरा जैसा मटेरियल नहीं आता, कांच का जैसा, नकली हीरा जिसको बोलते हैं, उसका 1.52 है। कनाडा बेल्सम का 1.53 है। रॉक सॉल्ट का 1.54 है। सबसे ज़्यादा देखो किसका है, यानी कि डायमंड रोशनी को सबसे ज़्यादा धीरा कर देता है, स्पीड को, राइट, क्योंकि वो रोशनी को बहुत धीरा कर देता है, बहुत धीरा, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट को सबसे ज़्यादा कम करता है, सबसे ज़्यादा। हाँ, सही समझे, पकड़ लिया? ओके, चलिए, द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है। कोई भी चीज़ कितनी रोशनी को मोड़ेगा उस चीज़ को ऑप्टिकल डेंसिटी, मोर टू नो है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो ब्लू बुलेट क्वेश्चन डिस्कस करो। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? व्हाई? एक रोशनी है जो हवा में से पानी के अंदर जा रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा या नॉर्मल से दूर मुड़ेगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा ना। हाँ, क्यों? वेरी नाइस, हो गया, खत्म। सेकंड, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। कोई रोशनी है जो हवा में से कांच के अंदर जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.50 है। What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3.3 into 10 power of 8। तो ये प्रॉब्लम है। देखो लाइट है, हवा में से ग्लास में जा रही है। एक मिनट, ये कहाँ गया मैं? हाँ, ये मैं बना देता हूँ ग्लास, ये मैंने बना दी हवा, और एक रोशनी है जो यहाँ से यहाँ जा रही है। तो यहाँ पे तुम मुझे बताओ, ये हो गया हवा और ये हो गया ग्लास, और यहाँ पे ईटा एम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ईटा एम? 1.50, 1.50। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी गई है, यानी कि वी वैक्यूम, चलो वैसे लिख देता हूँ, वी वैक्यूम कितना है? 3 into 10 power of 8 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहे हैं वेलोसिटी इन ग्लास कितनी होगी? तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, ईटा एम इज इक्वल्स टू व्हाट? ईटा एम इज इक्वल्स टू व्हाट? अभी आपने बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अभी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमें ढूंढना है, राइट? तो इसको सामने भेजो और ईटा एम को नीचे भेज दो। तो मैं वेलोसिटी इन ग्लास ढूंढना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन ईटा एम। वेलोसिटी इन वैक्यूम हमें कितना दिया हुआ है? 3 into 10 power of 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई ईटा एम कितना दिया हुआ है? 1.5।
तो इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे मुझे बताओ। 2 के साथ कट दो। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 3, अच्छा ये क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं इसको कट नहीं कर दूं, 1.5 2 ज़ा 3, 1.5 2 ज़ा 3 ना। हाँ तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 10 पावर ऑफ 8, 2 इंटू 10 पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कम हुई या ज़्यादा हो गई, वेरी नाइस। ईटा जितना बड़ा स्पीड उतनी ही कम, मीडियम उतना ही डेंस, 1 लाख स्पीड कम, राइट। 1 लाख भी नहीं, ज़्यादा, 1 लाख किलोमीटर, हाँ 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कम हुई। क्लियर है, तो ये भी हो गया। फिर थर्ड, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 9.3 मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। मुझे बताओ हाईएस्ट किसकी है और लोवेस्ट किसकी है, एयर, वेरी नाइस, खत्म हो गया। फिर यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर, याद रखो कौन सी चीज, कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, 3 चीजें दी है। इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, किसमें सबसे तेज रोशनी दौड़ेगी, यूज द इंफॉर्मेशन इन गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखो कौन सी चीज दी है, कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। तो देखो टर्पेंटाइन में सबसे धीमा हो जाएगा, फिर कैरोसिन में उससे तेज, और पानी में सबसे ज़्यादा तेज, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी का फर्क है। चलो ये भी क्लियर कर दिया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो वैक्यूम से इसकी लाइट ज़्यादा है, 2.42 टाइम्स लाइट को धीमा कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्यूम में जो रोशनी की स्पीड है उससे डायमंड में उसकी स्पीड 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। नंबर वो बदल भी सकता है कि नहीं, ये कांस्टेंट ही है ऑलमोस्ट। क्लियर है, तो इस 5 के जवाब बस एक बार नजर घुमा लो, ये पहले का आंसर है, तेजी से नजर घुमा लो। घुमा लिया, ये भी घुमा लो। ये 108 हो गया है पर 10 पावर 8 है, 108 नहीं है, जाने दो। ये तीसरे का, डन, और ये चौथे का, ओके। ये 5वें का, सही है, ओके। यहाँ से हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं।